हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के IIT JEE और नीट चैनल पे। मेरा नाम आशीष कपलेश और आज हम बात करेंगे PYQs की। सर ये PYQ क्या होता है? दीज आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो भाई, चैप्टर तुम सबने पढ़ा, क्वेश्चंस भी जम के प्रैक्टिस किए। अब उसके बाद एक बार ये नजर डालना बहुत जरूरी है कि सर इस चैप्टर से रिलेटेड पिछले सालों में कैसे सवाल पूछे गए थे। अगर हमें वो भी हो गया ना क्लियर, तो हमारा थॉट बिल्कुल क्लियर है इस चैप्टर को लेके। ये चैप्टर हमारे लिए बिल्कुल एकदम क्या कहते हैं वो फुल्ली कंप्लीट हो गया है ना। यस, तो PYQ से हमें आइडिया मिलता है बेसिकली कि कोई भी चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं उससे बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो PYQ मैं कोशिश करूंगा पिछले 10-12 साल के क्वेश्चंस लाके रख दूं तुम्हारे सामने। लेकिन क्या होता है ना कि 10-12 साल के क्वेश्चन अगर उठा के लाऊंगा तो क्वेश्चंस हो सकता है ज्यादा हो जाए। तो एक चीज जो मैं सोच रहा था वो ये था कि इस सेशन को हम ब्रेक कर लेंगे 2 टुकड़ों में। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आज के सेशन में करा दूंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं अगले सेशन में करा दूंगा। इससे क्या होगा, आपके चैप्टर फुल एंड फाइनल वाला कंप्लीट हो जाएगा फिर। ठीक है, चलिए भाई तो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले फटाफट से दीज आर द बेसिक पॉइंट्स जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार फटाफट से नजर डालिए नजर। चलो आ जाओ भाई। So क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेज, पहला सवाल जो हमसे AIEEE 2010, ये AIEEE क्या है, जो आज के जमाने में तुम्हारा JEE मेंस है ना, वो उस जमाने में AIEEE के नाम से जाना चाहता था। इवन जब हमने भी एग्जाम दिया था तो हमने AIEEE का एग्जाम दिया था बेसिकली। ठीक है, हम JEE मेंस का एग्जाम नहीं दिए थे, हम AIEEE का एग्जाम दिए थे। ठीक है, तो भाई पहले मैं आपको मेंस के क्वेश्चंस कराऊंगा। एक बार हमारे मेंस का जो है पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए फिर हम एडवांस के क्वेश्चंस पे चलेंगे, है ना। मैं JEE एडवांस के लिए भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, अभी हम JEE मेंस के डील करेंगे सिर्फ। ठीक है, चलिए भाई पहला सवाल ये है, द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द नंबर 23.023, 0.0003 एंड 2.1 10⁻³ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने वाले हैं? जल्दी से बता दो भाई फटाफट से। बता दिया, हो गया? क्या आंसर आ रहे तुम्हारे? मैंने बोला अगर इट इज 23.023, it is 0.0003 and it is 2.1 into 10⁻³ तो मैं तो एक ही बात जानता हूं भाई कि जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ऑल द नॉन जीरो, जितने भी नॉन जीरो होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट हैं। तो ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। सर ये बीच में जो जीरो आया है इसका क्या करें? भाई ये जो जीरो है ये किनके बीच में है? सर 2 सिग्निफिकेंट के बीच में। अरे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच का जीरो, या ऐसे बोलो 2 नॉन जीरो के बीच का जीरो सिग्निफिकेंट होता है। तो यस, यहां पे हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पे आओ सर, पहली बात तो ये जो भी क्वांटिटी आप जो भी नंबर आपने लिखा है वो 1 से छोटा है। जी हां सर, ये नंबर 1 से छोटा है। नंबर अगर 1 से छोटा है तो स्टार्टिंग के जो भी जीरो होते हैं वो काउंट नहीं किए जाते। मतलब क्या ये नहीं होगा? नहीं होगा। ये वाला भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो कितने? 1 सिग्निफिकेंट फिगर सर यहां पे, सिर्फ ये वाला। स्टार्टिंग के जीरो सारे सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। हाँ, 3 के बाद अगर कोई जीरो आ जाए तो 3 के बाद अगर कोई जीरो आएगा तो वो फिर सिग्निफिकेंट कहलाएगा। 3 के पहले जितने भी जीरो सारे सिग्निफिकेंट नहीं है। 3 के बाद में अगर कोई जीरो आएगा तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, है ना। इधर आओ सर, यहां पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होता है वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होता है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जो पावर में लिखा होता है 10⁻³ सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक तो ये, एक ये। यहां तो सारे सिग्निफिकेंट थे, तो आपका आंसर होगा 512। 512 वाला ऑप्शन ए है, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। देखा तुमने कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था ये AIEEE 2010 में, है ना। चलिए भाई क्लियर होगी सारी बातें, बढ़े अगले सवाल पे। अगला सवाल बोलता है द करंट वोल्टेज रिलेशन ऑफ डायोड इज गिवन बाय I = e⁻1000 वोल्ट बाय T। T यहां पे टेम्परेचर है बेसिकली, -1 मिली एम्पीयर। ये करंट की इक्वेशन है किसी भी डायोड के लिए। सर डायोड क्या होता है? आगे क्लास 12th में एक चैप्टर आएगा सेमीकंडक्टर्स के नाम से, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट होता है बेसिकली वो, वहां पे डायोड का काम पड़ता है अपने को। ठीक है, तो क्लास 12th का सबसे आखिरी वाला चैप्टर सेमीकंडक्टर जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको डायोड के बारे में बताऊंगा तब। तो यहां पे करंट वोल्टेज का रिलेशन दे रखा है किसी भी डायोड के लिए। तो बोला करंट जो है वो e⁻1000 वोल्ट पर टेम्परेचर -1 मिली एम्पियर है, वेयर द अप्लाइड वोल्टेज V इज इन वोल्ट,
टेम्परेचर इज इन केल्विन, इफ अ स्टूडेंट मेक्स एन एरर मेजरिंग ऑफ प्लस माइनस का 0.01 वोल्ट। भाई एक बच्चे ने मेजरमेंट के टाइम पे एक गलती कर दी और यहां पे उसने इतना एरर मेजर किया है, कितना एरर, प्लस माइनस 0.01 वोल्ट, while measuring the current of 5 milliampere at 300 Kelvin. What will be the error in the value of the current in milliampere? बेटा क्या बोला गया है कि वोल्टेज में जो एरर उस बच्चे को मिला है वो है प्लस माइनस का 0.01 वोल्ट। वोल्टेज में जो एरर उसको मिला वो कितना है, प्लस माइनस का 0.01 वोल्ट। और अब आप बताइए कि करंट में कितना एरर होगा, करंट कितना मेजर कर रहा है वो 5 मिली एम्पियर का, टेम्परेचर 300 केल्विन पे होगा सर। ठीक है, तो कैसे करोगे इसको आप सॉल्व? चलो भाई आओ भाई तुम्हें बताते हैं कैसे करना है इसको सॉल्व। तो करंट की जो इक्वेशन है इट इज गिवन बाय ई का पावर 1000 वोल्ट अपॉन टेम्परेचर माइनस का 1। ये सब चल रहा है मिली एम्पियर में, मुझे अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मिली एम्पियर है ये क्या है ना, मेरे को फर्क पड़ता है एरर से। देखो यार एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। I इज इक्वल्स टू ई का पावर 1000 वोल्ट पर टेम्परेचर माइनस का 1, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो ये बन जाएगा I प्लस 1 इज इक्वल्स टू ई का पावर 1000 वोल्ट पर टेम्परेचर। ठीक है, यहां पे आने के बाद हम यूज करते हैं लॉगरिथम का फंक्शन, है ना। लॉगरिथम का फंक्शन क्या कहता है कि अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लूं तो इट कम्स आउट बी ln क्या होता है सर, ln मतलब log बेस e, ln का मतलब होता है log बेस e, तो हो जाएगा ln I प्लस 1 इज इक्वल्स टू ln e का पावर 1000 v अपॉन t। ठीक है, मैंने दोनों तरफ क्या लिया, log ले लिया है, तो ये लिख लेना यहां पे टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बेस e बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैंने क्या किया, लॉग ले लिया भाई। तो दोनों तरफ लॉग लेने के बाद यहां पे इक्वेशन ये बनी, यहां पे इक्वेशन ये बन गई। अब एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, वो जरा गौर फरमाइएगा सभी लोग। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, वो लिखता हूं कि लॉग ऑफ 10 बेस 10 1 होता है, वैसे ही लॉग ऑफ e बेस e ये 1 होता है। लॉग ऑफ e का पावर x जो होता है इट कम्स आउट बी, पावर हमेशा आगे आ जाती है और ये लिखा जाता है लॉग e, पावर जो है वो आगे आ जाएगी और इसको लिखा जाएगा लॉग e, तो ये x लॉग e हो जाएगा फिर। ठीक है, और अगर बेस में e है तो ये बेस में e आएगा, तो इसका आंसर बन जाएगा x। ठीक है, तो अगर आपसे बोला गया log e की पावर x बेस e में है ना, बेस में e है, यानी ln e का पावर x, तो पावर आगे आ जाता है, पावर आगे आ गया, ये बन गया log e बेस e, log e बेस e 1 होता है तो ये बन जाएगा x। तो यहां पे भी कुछ ऐसी कहानी चल रही है, ln का मतलब log बेस e, log बेस e, e का पावर 1000 v बाई t, तो भैया ये पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आएगी जैसा कि यहां पे हुआ। अरे किसी का भी बेस फाइंड करो, log 10 बेस 10 1 होता है, log e बेस e 1 होता है, log e का पावर x बेस e इज योर x। अच्छा, log ऑफ e क्यूब बेस e क्या बनेगा बताओ भाई, पावर आगे आ जाता है, हाँ सर पावर आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा log ऑफ e बेस e, 3 log e बेस e, भाई log e बेस e तो 1 होता है, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 1 और आपका आंसर हो जाएगा 3, आपका आंसर हो जाएगा 3। तो बस वही करना है जो आपने यहां पे किया था, जो आपने यहां किया वही काम यहां करो फटाफट से। तो इस इक्वेशन को मैं अगले पेज पे लिखता हूं और इक्वेशन बनेगी ln ऑफ i प्लस 1, चलो भाई इधर लिखता हूं, ln ऑफ i प्लस 1 इज इक्वल्स टू ln ऑफ e का पावर 1000 v बाई टी, पावर आगे आ जानी है तो ये हो जाएगा ln ऑफ i प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1000 v बाई टी ln e। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, लॉगरिथम एक फंक्शन है मैथ्स का, तो लॉग इज द फंक्शन ऑफ मैथमेटिक्स, तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं पूरा बढ़िया तरीके से। ln e तो 1 हो जाएगा,
ये तो 1 हो जाएगा, है ना। इट कम्स आउट बी ln ऑफ I प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1000 V अपॉन T। अब इसमें लगाते हैं डिफरेंशिएशन। अब ये डिफरेंशिएशन तुमने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो घबराओ मत। एक छोटा सा रूल है डिफरेंशिएशन का, वो मैं बता देता हूं आपको। देखो बेटा, ये सारी बातें ना मैथ्स की है, मैथमेटिक्स की बातें हैं सारी। ये जो लॉगरिथम है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, ये आप मैथ्स में पढ़ते हो, ठीक है। तो अभी अगर आपने नहीं पढ़ी तो घबराओ मत, जहां जितना यूज आ रहा है वो मैं बताता चाहूंगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है। जैसे लॉग में जितना जरूरत पड़ी उतना मैंने बता दिया ना, बस अभी इतनी की जरूरत थी, मैंने इतना बता दिया है। एक काम कर लेंगे, या तो मैं तुम्हें एक बेसिक मैथ्स का चैप्टर होता है वो मैं पढ़ा दूंगा, ताकि तुम्हें इन चीजों में कभी दिक्कत ही नहीं आए फिर, है ना। तो बेसिक मैथ्स का चैप्टर तुम्हें पढ़ा दूंगा ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए कि भाई ठीक है क्या क्या है क्या नहीं है, तो उसके बाद तुम्हें चीजें क्लियर हो जाएगी खुद ब खुद। तो मैंने क्या करता हूं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करता हूं दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने से यहां पे लॉग का जो डिफरेंशिएशन होता है, लिखना जरा ध्यान से, डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ ln x। x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में अगर करते हो तो ये बनता है 1 बाय एक्स, डी बाय डी टी ऑफ ln t, ये बनता है 1 बाय टी, डी बाय क्या है यहाँ पे i प्लस 1 है, डी बाय डी ऑफ i प्लस 1, ठीक है। नहीं, अच्छा ठीक है सर, नहीं ऐसे नहीं करेंगे हम लोग। चलो डिफरेंशिएशन किया आपने, मान लो किसी के भी x के रेस्पेक्ट में कर दिया ln i प्लस 1 का, तो पता है कैसे होता है, 1 अपॉन i प्लस 1 डी आई बाई डी एक्स, ठीक है। पर इसमें मत पहुंचो अभी, यहां तक मत आओ, बस मैं तुम्हें ये रूल बताना चाहता हूं कि डिफरेंशिएशन करते हो तो ऐसी चीजें आती है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक स्मॉल चेंज फाइंड करना। किसी भी फंक्शन को अगर आप देखो, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, डिफरेंशिएशन करने से आपको पता चलता है कि यहाँ पे ये किसके हिसाब से वेरी कर रहा है ना, मतलब रेट ऑफ चेंज जिसे हम कह सकते हैं एक तरह से, जो फाइंड करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन में। तो कोई बात नहीं, इतना मत सोचो अभी, सिर्फ नोट कर लो यार, ठीक है। सो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इट कम्स आउट बी 1 अपॉन i प्लस 1, और यहां पे बन जाएगा डी आई, ठीक है। डिफरेंशिएशन किया, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन i प्लस 1 होता है और i का डी आई हो जाता है। यहां पे 1000 कॉमन रह जाएगा और अपॉन में t टेम्परेचर कॉमन हो जाएगा। v का डिफरेंशिएशन करोगे तो मिल जाएगा dv, v का डिफरेंशिएशन करोगे तो मिलेगा dv, ठीक है। बस अभी इतनी सी बातें, गुस्सा नहीं होते, ठीक है, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं होते। चलो भाई, सो यहां तक की इक्वेशन हमारे काम आ गई डिफरेंशिएशन करने के बाद। देखो यार, ये सब मैथ्स में पढ़ते हैं हम लोग, है ना, तो ऐसा नहीं कि तुम लोगों को पता ही नहीं चलेगा कभी कि क्या हो रहा था, यहाँ पे मैथ्स में आती है सारी बातें। डिफरेंशिएशन करने के बाद इट कम्स आउट बी डी आई, और यहाँ पे 1 अपॉन i प्लस 1 डी आई होता है, और यहाँ पे 1000 बाई टी ऐसे लिख दिया, v का डिफरेंशिएशन dv हो जाता है, ठीक है। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, डिफरेंशिएशन को छोड़ के कोई बात नहीं, अभी नोट कर लो अभी, बस नोट कर लो, ठीक है। ये हो गया सर। अब इसमें ध्यान से देखना क्या करने जा रहे हैं हम लोग, मुझे बताना है कि करंट के मेजरमेंट में कितना एरर था। अब एक और चीज मैं तुम्हें बताता हूं यहाँ पे, जो अगेन इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी आप स्मॉल चेंजेस की बात करते हैं तो आप लिखते हो d से, जैसे dx इज द स्मॉल चेंज इन x, dy इज द स्मॉल चेंज इन y, dv इज द स्मॉल चेंज इन वोल्टेज, di इज द स्मॉल चेंज इन करंट, है ना। और जहां पे अगर आपको बिग चेंजेस की बात करनी, लार्ज वाले चेंज हो जाते हैं, या फिर बिग चेंज बोल देता हूं मैं, तो वहां पे आप यूज करते हो डेल्टा का, जैसे डेल्टा x इज द चेंज इन x, डेल्टा y इज द चेंज इन y, डेल्टा v इज द चेंज इन पोटेंशियल, है ना, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं इसको, डेल्टा i इज द चेंज इन करंट। तो ये सारी बातें होती हैं। तो वैसे ही हम बोलते हैं कि सर ये तो एरर में भी यूज करते थे ना इसको, ये तो आप एरर में भी यूज कर रहे थे कहीं ना कहीं, तो ये क्या है,
दीज आर द एरर्स ऑल्सो। अरे एरर में भी तो क्या होता है भाई, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो ये भी तो एरर ही है। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, चेंज कितना आ रहा है। अगर मैं लिखूं डेल्टा वी, तो ये क्या है, चेंज इन वी। चेंज इन वी कैसे निकालोगे, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। क्या ये काम नहीं करते थे हम लोग, चेंज कितना हो रहा है, वी में कितना चेंज आया, वी में कितना चेंज आया। अरे बोलते नहीं हो यार तुम बहुत बदल गए हो अब आजकल, है ना, कैसे बोलते हो ये चीज, तुम कंपेयर करते हो उसके पुराने नेचर से, यार ये जो वी है ये बदल चुका है। कैसे पता, क्योंकि इसका पुराना नेचर कुछ और था, पुराना नेचर जो उसका असली वाला था आजकल वो बदल गया है, तो क्या हुआ, चेंज आ गया उसमें। ठीक है, तो अगर आप बोलो चेंज इन वी, इट्स द ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ये भी तो चेंज ही एक तरह का। तो अगर मैं यहां पे बोलूं तो क्या ये एरर हो सकता है, स्मॉल एरर इन मेजरमेंट ऑफ द करंट, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द पोटेंशियल। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं एंड इसको ऐसे लिखूंगा मैं, डी आई अपॉन आई प्लस वन या डी आई डिवाइडेड बाय आई प्लस वन इज इक्वल्स टू 1000 डिवाइड बाय टी डीवी। बोलो भाई करंट का एरर कितना था, वही तो कैलकुलेट करना है सर, यही तो हमें कैलकुलेट करना है कि करंट में कितना एरर आया। सो आई प्लस वन इंटू 1000 डिवाइड बाई टी मल्टीप्लाई बाई टी। चलो भाई करंट कितना मेजर करा उसने, 5। करंट कितना मेजर करा उसने, 5। टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। और डेल्टा वी भैया डीवी कितना है, देखो एरर कितना है, एरर है 0.01। चलो भाई मैं लिख दूं इनको यहां पे, so it can be written as 5 plus 1 मल्टीप्लाई बाय 1000, टेम्परेचर है 300 केल्विन का, और यहां पे जो एरर आया था 0.01 का आया था। पोटेंशियल में आपको याद हो प्लस माइनस का 0.01 वोल्ट लिख रहा था, वो यही है। पॉइंट हटा दिया, अपॉन में 2 जीरो आ गए, यहां से 0 से 0 मर जाएगा और एक 0 से ये 0 भी मर जाएगा। 5 + 1 6 होता है, तो 6/30 आ रहा है। आई थिंक इट कम्स आउट बी 0.2। तो यहां पे करंट मेजरमेंट में जो एरर आया है वो 0.2 मिली एम्पियर का आया है। तो एरर इन द करंट कम्स आउट बी 0.2 मिली एम्पियर। दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। ठीक है, तो यहां पे करंट में जो एरर आया है वो 0.2 मिली एम्पियर का आया है। तो ये आप देख लो 0.2 मिली एम्पियर, पहला ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है, तो 0.2 मिली एम्पियर में यहां पे आंसर आता है। छाप लो भाई, छाप लो इसको। तुमने लॉग के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान लिया है आज, तुमने थोड़ा बहुत ज्ञान लिया है डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीजें तुम्हें पता चलती रहेगी धीरे धीरे। तो अभी घबराओ मत, अभी ज्यादा घबराओ मत। चेंजेस के बारे में समझ गए, स्मॉल चेंज को लिखना होता तो dx dy, बड़े चेंज को लिखोगे तो डेल्टा से लिखोगे फिर, है ना। ये अंतर भी समझ लेना, जैसे यहाँ पे dv लिखा है तो क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, लेकिन छोटा चेंज है इसलिए dv लिख दिया मैंने। अब तुम खुद ही देखो ना एरर कितनी छोटी सी है, 0.01 है, ज्यादा छोटी भी नहीं है, बट ठीक है ना यार, चलेगा ना, dv तो लिख ही सकता हूँ इसको मैं। चलो फिर ये है आंसर आएगा 0.2 मिली एम्पियर। कर लिया नोट सभी ने। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, जो कि जेईई मेंस 2013 में पूछा गया था। AI चल रहा था तब तक भी, ठीक है, 2013 तक भी AI ही चलता था। उसके बाद एक और सवाल जो 2013 में ही पूछा गया था फिर से, इसमें बोला गया था लेट से एप्सिलॉन नॉट डिनोट्स द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम की परमिटिविटी ये थी, अगर m इज द मास, l इज द लेंथ, t इज द टाइम एंड a इज द करंट, तो बताओ भाई परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। मैं लाखों बार तुम्हें परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बता चुका हूं। कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे जिसमें परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने लिखा था। अगर तुम्हें याद हो तो तुम डायरेक्टली टिक लगा सकते हो, बट अगर तुम्हें याद नहीं है तो तुम यूज करोगे इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कहता है कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज Q1 है और यहाँ पे कोई चार्ज Q2 है, जो कि दोनों सेपरेटेड है r डिस्टेंस पे, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में लगता है एक इलेक्ट्रिक फोर्स। अब वो डिपेंड करता है कि ये चार्ज अपोजिट नेचर के हैं कि सेम नेचर के हैं। इनके बीच में लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स विच इज गिवन बाय k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। इस k को हम कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो k होता है वो बराबर होता है
1/4πε0। के एक्चुअली एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। क्या होता है ये? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हो। तो यहां से इलेक्ट्रिक फोर्स का एक नया फॉर्मूला जनरेट होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r² से। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/r² हो गया। अच्छा, यहां से एक बात देखो यहां पे कि अगर आप बात करोगे इलेक्ट्रिक फोर्स की तो 1/4πε0 आ रहा है, तो ये एप्सिलॉन 4π का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हमने बोला कि जो एप्सिलॉन का डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, पहले फॉर्मूला लिख लें। तो Q1 Q2 तो एज इट इज चलते रहेंगे, हाँ सर इनको तो कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड बाय 4π अलग से है, फोर्स नीचे उतर के आ गया इंटू r² चल रहा है। अब मैंने क्या बोला भाई, डायमेंशन फाइंड करना है। 4π इज अ न्यूमेरिकल कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, इट इज डायमेंशनलेस। 4π जो होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। सो 4π इज अ न्यूमेरिकल कांस्टेंट विच इज डायमेंशनलेस। तो यहां पे जो परमिटिविटी आने वाली है इट कम्स आउट बी Q1 Q2 डिवाइडेड बाय FR²। चलो भाई डायमेंशन फाइंड करते हैं इसका। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT, क्योंकि चार्ज का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है IT, Q इज इक्वल्स टू IT, I मतलब करंट, T मतलब टाइम। Q इज इक्वल्स टू IT एक फॉर्मूला होता है, I बोले तो करंट, T बोले तो टाइम। I की जगह A लिख दिया मैंने, टाइम की जगह T लिख दिया मैंने, तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द चार्ज। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, इट इज mLT माइनस का 2। और R का डायमेंशनल फॉर्मूला, R क्या है, दोनों के बीच का सेपरेशन जो कि लेंथ होती है, तो R का डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा L। R का डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा L। तो ये सब उठा के इसमें पुट करना है तो आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी मिल जाएगा। सो यहां से परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला जो बनता है इट कम्स आउट बी AT डिवाइडेड बाय mLT माइनस 2 और यहां पे L का स्क्वायर। परमिटिविटी कम्स आउट बी A² T² डिवाइडेड बाय mL³ T माइनस का 2। देखो L इंटू L², L³ होता है, T माइनस 2 वाला, तो ये बन जाएगा m का पावर माइनस का 1, L का पावर माइनस का 3, T का पावर माइनस का 2 ऊपर जाएगा तो T का पावर 4 बन जाएगा और A का पावर 2 बनेगा। ठीक है, बहुत बार यूज किया है हमने डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द परमिटिविटी, तो आई थिंक अभी ये भी क्लियर होगी कि आया कहां से था, है ना। अभी तक तो यूज करते जा रहे थे बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत आई नहीं रही थी, लेकिन हाँ आया कहां से वो भी मैंने तुम्हें बता दिया है। तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। तो अगेन 2013 में सेम सवाल का पूछा गया था हमसे। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं, देखो भाई क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन भी आ ही जाते कभी कभार, तो बस उसका थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। सो ये वाली बात क्लियर होगी सभी को, पक्का ना, बढ़े आगे। अच्छा, फिर उसके बाद 2016 में एक सवाल हमसे पूछा गया था जिसमें बोला कि एक स्टूडेंट है जिसने मेजर किया है टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। 4 बार उसने मेजरमेंट किया, 100 ऑसिलेशंस का उसने मेजरमेंट किया था 4 बार, और 100 ऑसिलेशंस का जो टाइम पीरियड उसको मिला, पहली बार मिला 90 सेकेंड्स का, दूसरी बार मिला 91 सेकेंड का, तीसरी बार मिला 92 सेकेंड का और चौथी बार मिला 95 सेकेंड्स का। इफ द मिनिमम डिवीजन इन द मेजरिंग क्लॉक इज 1 सेकेंड, जो मिनिमम डिवीजन है मेजरिंग क्लॉक की वो 1 सेकेंड है, देन द रिपोर्टेड मीन टाइम शुड बी। तो यहाँ पे रिपोर्टेड मीन टाइम क्या होगा, ऑप्शंस दिए हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी करा दिया था जब मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था एरर के, तब भी मैंने क्वेश्चन आपको कराया था, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन याद होगा। याद नहीं है तो कोई बात नहीं, देख लो, फिर से बताऊंगा मैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। पहली बात तो 100 ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है सर। 100 ऑसिलेशन मतलब एक ऑसिलेशन कैसा होता है, तो जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई पेंडुलम है। पेंडुलम क्या होता है, अरे वो जो तुमने देखा है हिप्नोटाइज करने वाले लोग, तुम्हें नींद आ रही है वैसे करके कुछ होता है ना उनके पास, ऐसा है ना, ऑसिलेट करते हैं उसको, ये इधर जाता है सर, फिर इधर आता है वो, फिर इधर जाता है वो, फिर इधर आता है वो, याद है। हाँ, ये एक पेंडुलम होता है। तो एक पेंडुलम यहां से यहां गया वापस आया, यहां से यहां गया वापस आया, दिस इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। या फिर ऐसे ले लो, या फिर ऐसे कंसीडर कर लो कि सर पेंडुलम जो है यहां पे था, हमने छोड़ा, यहां से यहां जाके वापस आना,
इज नोन एज वन ऑसिलेशन, इसे कहते हैं वन ऑसिलेशन। पेंडुलम को यहां से तुमने छोड़ा, यहां से पेंडुलम को छोड़ा, पेंडुलम यहां गया और यहां जाके वापस आया, दिस इज नोन एज वन ऑसिलेशन। ठीक है, तो ऐसे इस बच्चे ने 100 ऑसिलेशन के लिए टाइम को मेजर किया। एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है, में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। उसको आप लोग क्या बोलोगे? टाइम पीरियड। भाई एक ऑसिलेशन में लगने वाला जो टाइम होता है दैट्स कॉल्ड टाइम पीरियड। कैपिटल टी से डिनोट करते हैं टाइम पीरियड को, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो ये तो हमने एक ऑसिलेशन की बात करी। यहां पे इस बच्चे ने 100 ऑसिलेशन के लिए टाइम को मेजर किया 4 बार। 100 ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड को मेजर किया 4 बार। पहली बार मेजरमेंट आया 90 सेकंड का, दूसरे बार आया 91 सेकंड का, तीसरे बार आया 92 सेकंड का, चौथे बार आया 95 सेकंड का। और मिनिमम डिवीजन जिस घड़ी से वो मेजर कर रहा था उसमें मिनिमम डिवीजन था वो है 1 सेकंड का। यानी कि वो घड़ी या तो आपका 1 सेकंड मेजर कर सकती है, फिर इसके बाद 2 सेकंड मेजर करेगी, इसके बाद वो 3 सेकंड करेगी, इसके बाद आप 4 सेकंड करेगी, पर वो घड़ी कभी आपका 1.5 सेकंड को मेजर नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसका जो लीस्ट मिनिमम डिवीजन है वो 1 सेकंड का है। जैसे अपनी नॉर्मल घड़ियों में होता है 1 सेकंड होता है, उसके बाद 2 सेकंड होगा, उसके बाद 3 सेकंड होगा। कभी ऐसा नहीं होगा 1 सेकंड होने के बाद 1.5 सेकंड भी दिखा रही तुम्हारी घड़ी, नहीं दिखाती। हमारी घड़ी 1.5 सेकंड नहीं दिखाती। मैं यार एक आम घड़ी की बात कर रहा हूं। अब तुम बोलो नहीं नहीं हमने तो सर इतनी महंगी घड़ी खरीदी है इसमें तो 1.5 सेकंड भी दिखता है, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं सिंपल घड़ी की बात कर रहा हूं जो अक्सर लोगों के घर पे टंगी हुई होती है। उस घड़ी में देखोगे तो वो 1 सेकंड दिखाएगा, इसके बाद आपको वो सीधा 2 सेकंड दिखाता है, उसके बाद वो सीधा 3 सेकंड दिखाता है, फिर वो 4 दिखाता है, कभी वो 1.5 सेकंड को नहीं दिखाएगी घड़ी, है ना? हाँ सर। तो इसने जो घड़ी यूज की है उसका मिनिमम डिवीजन भी 1 सेकंड का था। तो बताइए जरा इसका जो मीन एरर होगा वो कितना है, इसका जो मीन वैल्यू इसने जो मीन टाइम फाइंड किया है वो कितना होगा, आपको ये बताना है। कर पाओगे इसको? कर पाओगे इसको? तो बेसिकली ये 1 सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा टी। ऐसा नहीं, ऐसा मत कर देना, गुनाह होता है ये, पाप कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए एनीवेज एक बार ट्राई करोगे इसको, ट्राई करो, देखो क्या आंसर आता है। तो मैं पता है मीन वैल्यू कैसे निकालनी है, सारे वैल्यूज है इनका मीन निकालो तो तुम्हें आंसर पता चलेगा। हाँ भाई क्या किया सर, कैसे करें इसको कैसे करें इसको, कहां से निकालें रिलेशन इसका? तो क्या करें क्या करें क्या करें सर, मीन तो निकाल ही सकते ना। अरे यार ऑब्जर्वेशंस दे रखी है मुझे, क्या मैं इसकी मीन वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं सर। सो लेट्स फाइंड द मीन वैल्यू फर्स्ट। तो इसका मैंने मीन वैल्यू निकाला। सो टी एम इज योर T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डिवाइडेड बाय 4। सही है? हाँ सर। 4 ऑब्जर्वेशंस थी, 90 प्लस 91 प्लस 92 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 4 कितना बनता है ये? 5 6 7 8 328 बाय 4। हाँ 36 आएगा ना वहां पे, 368 बनेगा। 4 9s are 36, 4 2s are 8, 92 seconds is the mean time। क्या ये काफी हो जाएगा? नहीं सर ये काफी नहीं है, अभी हमें और काम करना है इस पे। याद करो मैंने आपको बताया था किसी भी रीडिंग को लिखने का तरीका क्या होता है, आप उसका मीन टाइम लिखोगे प्लस माइनस का उसका मीन एरर फाइंड करोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। आपको सबसे पहले तो आपने क्या किया, मीन वैल्यू फाइंड किया, 92 आ रहा है, ऑप्शन सारे मैच कर लिए, 92 92 92 दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा काम बन गया। अब मेरा टास्क है कि मीन एब्सोल्यूट एरर निकालूं, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना पड़ेगा। तो लेट्स फाइंड द एब्सोल्यूट एरर। सो मैं डेल्टा T1 एब्सोल्यूट एरर पहली रीडिंग में कितना आया था, तो इट विल बी योर मीन वैल्यू माइनस का रीडिंग। 92 माइनस का ये था 91, क्या ये 91 ही था कि 90 था? ये सर 90 था, है ना, तो इसको 90 लिखते हैं।
सो ये बनता है 2, ठीक है, तो ये बन गया 2 सेकेंड्स का। फिर मैं फाइंड करता हूँ डेल्टा T2, यानी कि सेकेंड रीडिंग में जो एब्सोल्यूट एरर आया था वो, तो यहाँ पे ये TM माइनस का सेकेंड वाली रीडिंग, इट कम्स आउट बी 92 माइनस का 91, ये बनेगा 1। फिर मैं एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर रहा हूँ थर्ड रीडिंग में, इट कम्स आउट बी मीन वैल्यू माइनस थर्ड वाली जो वैल्यू थी, अगेन इट इज 92 माइनस का थर्ड वैल्यू के लिए क्या चाहिए, 92 ही था सर, ये इट कम्स आउट बी 0। और फिर फोर्थ वाली रीडिंग के लिए मैं मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने की कोशिश करूं, इट्स TM माइनस T4, रिटर्न एज 92 माइनस का 95, इट कम्स आउट बी माइनस का 3। ठीक है, देख लो भाई, 90, 91, 92, 95, बहुत शानदार। ठीक है सर, हमने सारे एब्सोल्यूट एरर निकाल लिए। अब मेरी बारी है कि मैं इसको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालूं इसका। सो इट इज मॉड ऑफ T1 प्लस मॉड ऑफ T2। मॉड क्यों लगाते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए सर। हम मॉड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, नेगेटिव वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये माइनस का 3 आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए माइनस का 3, मुझे प्लस का 3 चाहिए, डिवाइडेड बाय 4। सो यहां से इसका जो मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा, इट कम्स आउट बी 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 4। 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 4, 3 2 5, एक 6/4 होता है ये, 6/4, 3/2, 1.5 सेकेंड्स। ठीक है, चलो बहुत शानदार। तो हमारा जो यहाँ पे अगर आप निकालोगे इसकी टाइम, तो इट कम्स आउट बी TM प्लस माइनस का डेल्टा T बार। सो आंसर आएगा 92 प्लस माइनस का 1.5 सेकेंड। ऐसा लिखोगे तो बिल्कुल तुम्हारी तरफ से बिल्कुल सही आंसर आएगा, है ना। तुम भी यही सोचते हो कि यही होगा, बट पता तुम्हें ये आंसर गलत हो जाएगा अपना। फिर क्यों हुआ सर गलत, क्योंकि तुमने एक बात पे ध्यान नहीं दिया, वो ये था कि तुम्हारी घड़ी का जो लीस्ट काउंट था, तुम्हारे पास जो घड़ी थी उसका जो लीस्ट काउंट या फिर मिनिमम डिवीजन जो था वो 1 सेकेंड का था। मैं पहले भी बोल चुका था कि वो 1 सेकेंड के बाद सीधा 2 सेकेंड को मेजर करेगा, 1.5 मेजर नहीं करेगा, है ना। तो 1 सेकेंड के बाद वो सीधा मेजर करता है 2 सेकेंड को, पर आपका तो 1.5 आया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा इस 1.5 को। तो इस 1.5 का मैंने किया राउंड ऑफ, तो 1.5 को मैं राउंड ऑफ करके लिखता हूं 2। राउंड ऑफ किया 1.5 का, और यहां पे मैंने इसको लिख दिया 2। ठीक है, सो यहां पे अब जो टाइम आपको मिलेगा, इट इज 92 प्लस माइनस का 2 सेकेंड। दिस इज योर राइट आंसर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास जो घड़ी थी उसका जो मिनिमम डिवीजन था वो 1 सेकेंड का था। यानी अगर वो घड़ी 1 सेकेंड मेजर करती है तो उसके बाद वो 2 सेकेंड को मेजर करेगी, ना कि 1.5, 1.3, 1.8 कुछ मेजर नहीं करने वाली वो। ठीक है, चलिए, तो दिस इज द आंसर। 92 प्लस माइनस 2 सेकेंड कहां मिलता है, पहला ऑप्शन, दिस इज द राइट आंसर। सही है, समझ आती है बातें, पक्का, सच में, छाप लो भाई। क्लास में भी कराया है क्वेश्चन वैसे मैंने, बट ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, हो गया। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे पूछा गया है जेईई मेन 2017 में। भाई अगला सवाल जेईई मेन 2017 में है, बड़ा ही प्यारा सवाल। एक और नई बात आज सीखने को मिलने वाली है, यहां से ध्यान से देखिएगा। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर टेकन फॉर डिटरमाइनिंग द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बाय द कैपिलरी मेथड, है ना भाई। कैपिलरी मेथड से आप किसी भी वाटर का आप क्या सरफेस टेंशन फाइंड करने जा रहे हो। और यहां पे जो कैपिलरी होती क्या है, असल में एक पतली सी ट्यूब होती है कैपिलरी। ठीक है, सो कैपिलरी क्या है, एक ट्यूब है पतली सी। ठीक है, तो यहां पे कैपिलरी का जो डायमीटर है वो है 1.25 10⁻⁻2 मीटर। पानी जो इसमें राइज करता है उसका हाइट है 1.45 इंटू 10⁻2 मीटर। Using the value of g as 9.8 meter per second square and the simplified relation t equals to rgh upon 2 into 10⁻³ Newton per meter, the possible error in the surface tension is close to। भाई कैपिलरी एक पतली सी ट्यूब होती है जिसके अंदर पानी राइज करता है। ठीक है, तो मान लीजिए पानी ने राइज किया h हाइट तक, पानी ने राइज किया h हाइट तक। कैपिलरी ट्यूब का जो डायमीटर होगा d, वो है यहाँ पे 1.25 10⁻⁻2 मीटर।
जो हाइट यहां पे आई है 1.45 इंटू 10 का पावर माइनस का 2 मीटर, ठीक है। और रिलेशन भी उसने साथ में दे दिया, रिलेशन है RGH अपॉन 2 इंटू 10 का पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे एरर बताना है टेंशन में कितना, सरफेस टेंशन कहते हैं इसको, ठीक है, इसको कहते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, लिक्विड की प्रॉपर्टी है। कहां आएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स वाले चैप्टर में पढ़ते हैं इसको, क्लास 11th में ही है, तो इसकी चिंता मत करो। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला RGH अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर हो गया। देखो भाई, मुझे क्या है, एरर फाइंड करना है, तो मैं एरर फाइंड करने के लिए बोलता हूं डेल्टा T बाई टी इज इक्वल्स टू डेल्टा R बाय R प्लस डेल्टा G बाई जी प्लस डेल्टा H बाई एच। बाकी और चीजों से मुझे मतलब नहीं है, अपॉन में 2 है, 10 की पावर 3 है, कोई लेना देना नहीं उससे, ठीक है सर। दूसरी बात यह है कि यहां पे G का वैल्यू उन्होंने कांस्टेंट दिया, फिक्स है वो 9.80, ठीक है, तो G का वैल्यू फिक्स है, तो यहां पे G में जो एरर है वो तो 0 हो गया भाई, क्योंकि G का वैल्यू फिक्स है अपने पास में 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिक्स्ड वैल्यू है ना, फिक्स्ड वैल्यू। तो G में तो कोई एरर नहीं है, तो G का एरर मैंने 0 कर दिया। तो यहां से अल्टीमेटली जो रिलेशन मिलता है डेल्टा T बाई टी का, इट इज योर डेल्टा R बाय R प्लस डेल्टा H बाय H। सर क्वेश्चन में R पता है, H पता है, बट ये डेल्टा R और डेल्टा H कहां से लिखे हैं, है ना। तो यहां पे जो ये डेल्टा R और डेल्टा H होते हैं, बेसिकली इनको हम कंसीडर करते हैं द लीस्ट काउंट, ठीक है। तो जिससे भी आप इसको मेजर करो, तो देखो यहां पे डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस तक हम गए हैं, हम सर यहां पे डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक गए हैं, तो यहां पे जो डेल्टा D हो जाएगा वो हो जाएगा 0.01, लीस्ट काउंट है इसका ये, ठीक है, इसको कहते हैं लीस्ट काउंट। अब यार ऑब्वियसली बात है, तुम इसको मेजर करोगे, किसी डिवाइस से मेजर करोगे, उसका कोई लीस्ट काउंट होता है, डिवाइस की लीस्ट काउंट होता है कि भाई मिनिमम, जैसे अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था ना कि मिनिमम डिवीजन जो था वो 1 सेकेंड का था, याद है इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये किया था हमने, द मिनिमम डिवीजन इन द मेजरिंग क्लॉक इज 1 सेकेंड, तो लीस्ट काउंट भी अपना वैसे ही होता है कुछ, ठीक है। तो मिनिमम वो कितना काउंट कर सकता है, कितना डिवीजन है, तो हमने बोला सर देखो कहां तक उसने मेजर किया है, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक उसने मेजर किया है, तो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक आप इसको लेके जाना, तो दिस इज द लीस्ट काउंट। सिमिलरली हाइट के लिए लीस्ट काउंट जो रहेगा या जिसमें एरर होने की संभावना है, इट 0. डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक 0.01 होता है, फिर ये कंसीडर किया जाता है, कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है, इसको कंसीडर किया जाता है। अगर आपको ऐसी चीजें नहीं दे रखी है तो आप ये खुद से मानोगे। इस क्वेश्चन का मतलब ही यही था कि अगर आपको यहाँ पे डेल्टा R, देखो सर ये तो रेडियस है, ये डायमीटर है, कोई बात नहीं, कोई अंतर नहीं है, देखो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है ना, तो जब आप डेल्टा R बाय R करोगे तो ये डेल्टा D बाई डी के बराबर ही होगा। 2 को भूल जाते हैं हम लोग, तो इससे घबराना मत कभी भी कि सर यहाँ तो आपने रेडियस बोल दिया, यहां पे इसने डायमीटर ले लिया है, तो क्या रेडियस का जो एरर होगा और डायमीटर का जो एरर होगा वो अलग अलग है? नहीं है अलग, सेम एरर रहेगा। जो एरर रेडियस में आया है वही डायमीटर में भी रहेगा, तो इस चीज को लेकर कभी परेशान मत होना कि यहां तो रेडियस है वहां डायमीटर है, सेम है दोनों बातें, ठीक है। रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2 होता है, डेल्टा R बाय R डेल्टा D बाई डी के बराबर होता है। सर ठीक है, डायमीटर गिवन था, हाइट गिवन था, बट ये डेल्टा D और डेल्टा H कहां से आया? तो ये होता है लीस्ट काउंट। तो हम जस्ट लीस्ट काउंट के लिए क्या चेक करते हैं कि भाई डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस तक इसने वैल्यू को मेंशन किया है। डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक किया है, तो हम भी डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक लेके जाएंगे। अगर मान लो कोई वैल्यू ऐसी दे रखी होती मुझे x की, इट्स 1.345, तो मैं डेल्टा x का जो वैल्यू लीस्ट काउंट जो निकालता है यहाँ पे, है ना, मान लो x का वैल्यू दे दिया इतना इतना 10 की पावर माइनस का 2 मीटर, तो मैं इसका लीस्ट काउंट अगर निकालता तो मैं चेक करता हूं कि डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस तक गए। डेसिमल के बाद अगर वो 3 प्लेसेस तक गए तो मैं इसको लिखता हूं 0.001, दिस इज द लीस्ट काउंट, ठीक है, इसको लीस्ट काउंट कहते हैं। चलो भाई, मेजरमेंट वाला एक चैप्टर है और बेसिकली उसमें 2 ही डिवाइसेस होते हैं जिनका सबसे ज्यादा हमारा यूज पड़ता है, एक होता है वर्नियर कैलिपर, एक होता है स्क्रू गॉज, तो उसको भी पढ़ेंगे हम लोग, तो वहां पे चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी तुम्हें, ठीक है। वहां पे भी लीस्ट काउंट होते हैं, उन डिवाइसेस के भी लीस्ट काउंट होते हैं, ठीक है। तो लीस्ट काउंट इज दिस 0.01, यहां पे भी इसका लीस्ट काउंट 0.01, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक था इसलिए 2 तक ही गए हम लोग, 2 पे देखो लास्ट में आके 1 लिख दिया मैंने, रोक दिया उसको वहां पे, है ना।
सर 2 भी तो लिख सकते हो, नहीं लेते हम 2 नहीं लेते, हम जस्ट उसको सिंप्लीफाई रखते हैं, 0.01 के फॉर्मेट में रहेंगे, ठीक है। सो आई थिंक अभी आपको डेल्टा आर बाई आर की जगह एक नया फॉर्मूला मिल सकता है, वो है डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल्स टू डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा एच बाई एच। लिख सकता हूं ना ऐसी बातें? अब मैं कोई गलती तो नहीं करूंगा ना ऐसी बातें लिखने से? हाँ, क्या डेल्टा आर बाय आर की जगह डेल्टा डी अपॉन डी लिख दूं क्या मैं? डेल्टा डी मुझे पता है, डी का वैल्यू मुझे पता है, डेल्टा एच पता है, एच का वैल्यू पता है। चलिए भाई, तो लिख दीजिए यहाँ पे, तो आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगा फिर, ठीक है। लेट्स सॉल्व दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। तो डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल्स टू डेल्टा डी बाई डी प्लस का डेल्टा एच बाई एच। डेल्टा डी की जगह पे मैं लिख दिया हूं 0.01, डी की जगह में लिख देता हूं 1.25। देखो भाई, यहां पे 10 की पावर -2 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी एरर होगा वो डी के इस वैल्यू में ही हो सकता है, ठीक है। तो जो भी आप फाइंड कर रहे हो वो सिर्फ इस वैल्यू के साथ छेड़खानी कर रहे हो, वो 10 की पावर -2 से कोई लेना देना नहीं यहाँ पे, तो उसको मत लिखना यहाँ पे। प्लस का 0.01 डिवाइडेड बाय 1.45 हो गया भाई, बहुत बढ़िया। फिर सॉल्व करा, पॉइंट से पॉइंट बनेगा 1/125 कहलाएगा ये, प्लस 1/145 कहलाएगा ये। इट इज अ डेल्टा टी बाई टी। सरफेस टेंशन में एरर निकाल रहे थे, सॉल्व करेंगे इसको। तो भाई यहां पे सॉल्व करने पे बाद क्या मिलता है, 1/5 कॉमन ले लेता हूं पहले तो मैं, तो 1/25 यहां बनेगा, 1/29 यहां पे बनेगा, 9 5 45, 5 2 10 और 4 14 होते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, ओके। फिर जब हमने इसको फर्दर सॉल्व करा, सो डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल्स टू 1/5, एलसीएम ले लिया इनका मैंने, एलसीएम लेते ये हो गया 25 इंटू 29 और ऊपर बन जाएगा 29 प्लस 25। एलसीएम लेना तो आता है ना तुम लोगों को, इंटू ऊपर कितना बनेगा ये 54 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 29 करके देख लो भाई, भरोसा नहीं है मेरे पे तो। 29 और 25, 9 और 5 कितने होते हैं? 14 होते हैं, 2 2 4 1 5 होते हैं, 54 आता है आंसर, ठीक है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। उसके बाद जब हमने इसको फर्दर सॉल्व करा तो क्या करें सर, अब इसके आगे तो क्या ही हो सकता है, इसके आगे हम कैलकुलेट कर लेते हैं परसेंटेज एरर। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई किया, 1/5 आ जाएगा, यहाँ पे 54 बनेगा, डिवाइडेड में 25 आएगा, इंटू 29 आके और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 100 कर देना। मल्टीप्लाई 100 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं परसेंटेज एरर निकले, पर तो परसेंटेज एरर ऐसे ही निकलने वाला है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, 25 को 4 टाइम्स से कैंसिल आउट कर देते हैं, थोड़ी सी मक्कारी और कर ली हमने, तो 54 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 29 की जगह मैं 30 कर देता हूँ, थोड़ी सी मक्कारी, मुझे लगता है चल जाएगी। 3 10 30 होते हैं और 3 से ये कैंसिल आउट होगा, 3 1 3 और 3 8 24, ठीक है। तो 18 4 36 है, 18 4 36 कुछ भी 72 होता है भाई, है ना। तो 72 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10। चलो भाई, तो ये हो गया 72 डिवाइड बाय 5 इंटू 10। परसेंटेज में चलेगी सारी कहानी। 72 डिवाइडेड बाय 5, तो सर 5 1 5 होते हैं, 6 7 है ना, तो ये 5 4 20 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे फिर डॉट लगेगा, फिर से यहाँ पे 0 आएगा, फिर से 4 सा, तो 14.4 डिवाइडेड बाय 10 बनेगा। ये क्या बनेगा? 14.4 डिवाइडेड बाय 10। सॉल्व करोगे यहाँ पे इसको तो 1.44% आएगा आंसर इसका, ठीक है। तो यहाँ पे जो परसेंटेज एरर हमें मिल रहा है, इट कम्स आउट बी 1.44%। चलो भाई, अब देखो आपका ऑप्शन मैच नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। आपके जो ऑप्शंस है वो है 1.5%, 2.4%, 10%, 0.15%। समझदार लोग हो, समझदार को तो इशारा ही काफी होता है कि जो हमारा 1.44 आ रहा है वो क्यों आ रहा है, हमारा आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि हमने यहां पे कर दिया मक्कारी, 29 की जगह मैंने लिख दिया 30। नीचे वाली वैल्यू को मैं अगर इंक्रीज कर रहा हूं तो ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज हो गई। अरे डिनोमिनेटर में अगर किसी को बढ़ा दो तो ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज होती है। तो डिनोमिनेटर में 29 था, मैंने 30 लिख दिया, वैल्यू बढ़ा दी, तो ओवरऑल आंसर कम हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन है या जो हमारा ये आंसर आ रहा है वो करेक्ट आंसर से थोड़ा सा कम है। 29 की जगह आपने 30 कर दिया था, मक्कारी करी यहां पे हम लोगों ने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो अगर मैंने डिनोमिनेटर की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया तो ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो जो हमारा अभी आंसर मिला है वो एग्जैक्ट आंसर से कम है। तो एग्जैक्ट आंसर कितना होगा सर? ये किससे कम हो सकता है? 1.44।
1.44 किससे कम है? 1.5। देखो देखो देखो, इसके सबसे करीबी आंसर 1.5% ही दिख रहा है मुझे। इससे सबसे करीबी आंसर क्या दिख रहा है? 1.5%। तो क्या मैं बोलूं कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा फिर? जी हां, तो दिस इज द फाइनल आंसर। यू हैव 1.5% इज द राइट आंसर। ठीक है, समझते हो ना बात को? कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? छाप लो इसको जल्दी से। कुछ नई बातें सीखने को मिली। पहली बात तो ये कैसे निकालते हैं, दूसरी बात एरर के टाइम पे 10 की पावर -2 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये लीस्ट काउंट होता है। यहां पे आपको बस इतना सा चेक करना है कि जो लीस्ट काउंट है, जिसको कि हम एक तरह का मीन एब्सोल्यूट एरर जो हमारे पास होता है, या फिर एरर बोलते हैं इसको सिंपली। ठीक है, तो जो एरर है वो लीस्ट काउंट के जितना है, और वो कितना होगा आपको चेक करना है। डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस तक वैल्यू लिखी हुई है। डेसिमल के बाद अगर 2 प्लेसेस तक है तो हम यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक ही जाएंगे। डेसिमल के बाद अगर 3 प्लेसेस तक होता तो हम भी डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक जाते। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा लगा मुझे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे इसलिए ही सही लगा क्योंकि इस क्वेश्चन में ये वाली बातें हमें क्लियर करने को मिल गई। ठीक है, चलिए भाई, तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा सभी का। नोट भी सभी ने कर लिया होगा, नहीं किया तो जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कर लो भाई नोट। अप्रोक्सीमेटली हमारा जो बनेगा 1.5% आएगा आंसर। ठीक है, तो यहां पे बस मक्कारी की थी, 29 की जगह 30 कर दिया, इसलिए हमारा आंसर एग्जैक्ट आंसर से कम हो गया। कितना हुआ? 1.44%। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पर ये मक्कारी तभी करना जब ऑप्शन में अच्छा खासा गैप तुम्हें दिख रहा हो। जैसे यहां पे देखो, मुझे ऑप्शन में गैप दिख रहा है 1.5, 2.4, 10%, है ना। ऑप्शंस में गैप है। ऑप्शंस में अगर गैप होता है तो ये काम कर सकते हो। मान लो मुझे ऑप्शन ऐसे मिलते हैं 1.5%, है ना, 1.4%, 1.6% या 1.3%, है ना। अगर मुझे ऐसे ऑप्शंस मिलते ना तो मैं ये मक्कारी कभी नहीं करूंगा। एग्जाम में कैलकुलेशन आसान करने के लिए जो ये काम हम करते हैं ना कि 29 की जगह 30 लिख दिया, ये तभी करना जब ऑप्शंस में गैप हो। अगर ऑप्शन ऐसे मिल जाए तो मत करना कभी भी, पता ही नहीं चलेगा। तुम्हारा आंसर देखो क्या आ रहा है 1.44, बच्चे क्या टिक करके आएंगे 1.4, और उसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये काम तभी करना जब ऑप्शंस में आपको गैप दिख जाए। अगर ऑप्शन में गैप नहीं है तो ये अप्रोक्सीमेशन वाला काम मत करना भाई, मैं पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूं, गलती करके आओगे और गारंटीड है ये। ओके, चलिए भाई, तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारे जेईई मेन 2018 से पूछा गया था, और बोला गया कि द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इन द शेप ऑफ अ क्यूब इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द 3 साइड्स ऑफ अ क्यूब। वी नो बेटर सर, डेंसिटी निकालने के लिए तो मास अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो डेंसिटी निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, मास निकाला और वॉल्यूम को फाइंड किया। डेंसिटी फाइंड करने के लिए उन्होंने क्या किया, मास निकाला, और उसके बाद देखो द शेप ऑफ अ क्यूब इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द 3 साइड्स ऑफ द क्यूब एंड इट्स मास। अरे भाई, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज साइड का क्यूब। भूल गए सब, भूल गए हम लोग। किसी भी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ का होल क्यूब। तो उन्होंने क्या किया, मास निकाला और 3 साइड्स जो थे, 3 लेंथ जो थी उनका क्यूब कर दिया उन्होंने। तो उससे उनको क्या मिल गया, डेंसिटी मिल गया। अगर एरर इन द मेजरिंग ऑफ द मास 1.5% एंड द लेंथ इज 1%, देन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डिटरमाइनिंग द डेंसिटी। भाई मास में एरर है 1.5% का, लेंथ में एरर है 1% का, तो डेंसिटी में कितना एरर होगा ये आपको बताना था भाई। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं था, है ना, बिल्कुल हलवा सा सवाल था। हमने बोला डेल्टा रो बाय रो, सर परसेंटेज एरर चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, इज इक्वल्स टू डेल्टा एम बाय एम, परसेंटेज में चाहिए था 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का 3 इंटू डेल्टा एल बाय एल। सर ये 3 क्यों, अरे पावर आगे आ जाती है तो सर ये माइनस नहीं होगा। एरर्स आर ऑलवेज एडेड, गलतियां हमेशा ऐड होती है, इसलिए प्लस का किया हम लोगों ने। एनीवेज यहां पे मुझे ये कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास में परसेंटेज एरर कितना है 1.5%, तो 1.5% प्लस 3, लेंथ में कितना है 1%। आपका आंसर बनेगा 3 प्लस 1.5, 4.5%। दिस इज द फाइनल आंसर। ये मुझे मिला है सी ऑप्शन में। खत्म, बस यही था। हाँ, सिर्फ इतनी बात है। सो यहां पे जो एरर आया है इन डिटरमाइनिंग द डेंसिटी, इट कम्स आउट बी 4.5%। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई थिंक अभी क्लियर है सभी को, है ना। बढ़े आगे। ओके, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 जो जेईई मेन 2019 में पूछा गया था। ठीक है, 2019 से आप देखोगे तो यहाँ पे शिफ्ट में पेपर होने शुरू हो गए थे। तो बेसिकली यहाँ पे बोलते थे कि भाई 4 पेपर होते हैं, है ना,
हर महीने में 4 बार पेपर होने लगे थे और ऐसे ऐसे करके डिफाइन करते, तो शिफ्ट में पेपर होता था। तो मैं भी आपको यहाँ पे शिफ्ट तो स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं, बस मैं इतना बता रहा हूं कि भाई जेईई मेन 2019 में सवाल पूछा गया था हमसे, ठीक है। क्या है द डायमेंशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट। भाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है, पहली बात तो वो थी परमिटिविटी, उसको क्या कहते हैं, परमिटिविटी। देखो मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी हो तो माफ करना। और ये जो होता है इट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी, इसको क्या कहेंगे, परमिएबिलिटी। एक होता है परमिटिविटी, एक है परमिएबिलिटी। तो यहां पे आपको परमिटिविटी अपॉन परमिएबिलिटी का डायमेंशन बताना है, अंडर रूट ऑफ परमिटिविटी अपॉन परमिएबिलिटी का डायमेंशन बताना है। अभी आई थिंक थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपने परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था। क्या निकाला था, m इनवर्स l का पावर माइनस का 3 t का पावर 4 a का पावर 2। हाँ सर, अभी कहा था ना ये काम। इसके अलावा एक और चीज मैंने आपको बताई होगी, अगर याद हो, आपने रेगुलर सेशन अटेंड किए हो तो एक रिलेशन मैंने बताया था, c इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का। मैंने बोला था आगे चल के तुम पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाली कहानी आएंगी तो वहां पे इनके बारे में हम चर्चा करते थे, ठीक है। तो c इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एक रिलेशन होता है जो हमारे काम आता है। तो इस रिलेशन का यूज करने वालों में परमिटिविटी का मुझे पता है, पर मुझे सर परमिएबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता, तो मैं क्या करूं। तो एक काम करते हैं, परमिएबिलिटी को हटाने की कोशिश करते हैं। यहां से कैसे हटाएं परमिएबिलिटी को सर, तो देखो ना जरा, यहां पे क्या लिखा है, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये लिखा है अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट, इसको ऐसे लिख दूं, अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट, ऐसे लिख दूं इसको मैं। अरे इसको लिखने का तरीका ऐसा भी सही हो सकता है ना, कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं ना मैं। फिर यहां पे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट, देखो इसको कैसे लिखें, इसको ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। जरा अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट ऊपर लेके जाओ, तो c अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट। तो क्या मैं 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट की जगह c एप्सिलॉन नॉट लिख दूं क्या, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट की जगह मैं c एप्सिलॉन नॉट लिख दूं क्या, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय c अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये बन जाएगा c अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, यानी कि c एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हो सर ये एप्सिलॉन नॉट मतलब एप्साइलन, एप्साइलन एप्साइलन ये होता है, और इसको म्यू, म्यू, ठीक है, ऐसे बोलते हैं इसको। ये है एप्साइलन नॉट, वो है म्यू नॉट, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट को मैं लिख सकता हूं c इंटू एप्सिलॉन नॉट। देखो कितना आसान कर दिया है। c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है। ये कैसे किया सर आपने, इसको इस फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट किया, यहां से। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए भाई, मैंने अपने रेगुलर लेक्चर में इसके बारे में जिक्र किया था, तो अगर आपने देखा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखो तो कोई बात नहीं, अभी देख लो। ये रिलेशन होता है, इस रिलेशन के बेसिस पे मैंने बोला कि ठीक है यार, अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट को लिखने का तरीका है अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट मैं यहां से ले लेता हूं, इट इज c एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू c अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। c बाहर आ गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और किसी अंडर रूट का स्क्वायर करते हो तो अंडर रूट हट जाता है, तो अंडर रूट यहां से हट गया, c एप्सिलॉन नॉट बन गया। c इज द स्पीड ऑफ लाइट। एप्सिलॉन नॉट का अभी हमने परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था, तो c क्या है, स्पीड है, और ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो अब आंसर आ गया हमारे पास। चलो भाई नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर देते हैं। सो मैंने बोला सिंस अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट कैन बी रिटन एज c एप्सिलॉन नॉट। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। c का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा lt माइनस 1 बनेगा, और एप्सिलॉन नॉट का तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला बना चुके हैं, m इनवर्स l का पावर माइनस का 3 t का पावर 4 a का पावर 2, ठीक है। तो चलो भाई पुट कर देते हैं, तो अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट बाय म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा lt माइनस का 1 m इनवर्स l का पावर माइनस का 3 t का पावर 4 a का पावर 2।
m इनवर्स -3 + 1, l का पावर -3, l का पावर +1, l का पावर माइनस का 2, t का पावर 4, t का पावर माइनस का 1, तो t का पावर क्यूब और यहां पे a स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ √ε0 अपॉन म्यू नॉट। तो √ε0 अपॉन म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है m इनवर्स l का पावर माइनस का 2 t क्यूब a स्क्वायर। समझ गए ना? चलो बहुत शानदार। तो ऑप्शन से मैच करते हैं, m इनवर्स l का पावर माइनस का 2, m इनवर्स l का पावर माइनस का 2, t का पावर 3, a का पावर स्क्वायर। सही है? देख लो भाई, t का क्यूब, हाँ सर, a का स्क्वायर, हाँ सर, m का पावर -1, हाँ सर, l का पावर -2, m का पावर -1, l का पावर -2, t का पावर 3, a का पावर 2। क्या यही आंसर है? यस। नोट कर लो भाई, नोट करो जल्दी से। मतलब तुम देख रहे हो ना, अगर तुम्हें ये सारी बातें, देखो समय के साथ ऐसा नहीं है कि सर ये क्या हमें याद करना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं याद करने की। अभी चैप्टर जब पढ़ोगे ना, ये वाला क्लास 12th में आएगा, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। कोई तुमसे नींद में भी उठा के पूछ लेना कि भैया क्या है रिलेशन, तुम यही बोलोगे, देखना। तो इनमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है जो तुम्हें याद करनी पड़े। परमिटिविटी जमाने भर के क्वेश्चन करोगे, अभी क्लास 12th में जाओगे, परमिबिलिटी जमाने भर के क्वेश्चन करोगे क्लास 12th में, याद हो जाएगा खुद ब खुद ही। एक बार सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम लोगों को। आधी रात को कोई नींद में उठा के पूछ लेना कि भाई क्या है ε0, तो तुम बोलोगे परमिटिविटी, क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला, नींद में बोलोगे तुम लोग ये सारी बातें। तो ये सब कुछ तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। और तुम देखो ना, ये लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा है, मतलब तुम्हारा जेईई मेन ऐसा कोई रॉकेट नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है ना, जो तुम लोग सोचते हो कि यार बहुत ज्यादा है, तौबा हम क्या करें, हम तो बेचारे नादान से बच्चे हैं ना, हमसे जेईई पता नहीं हो पाएगा। अरे 100% होगा तुमसे जेईई। एक बार तरीके से पढ़ो, एक बार तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ऑटोमेटिकली चीजें होगी तुमसे। पर हाँ, क्वेश्चंस पे कमांड बनानी है तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये चीज कैसे आई, सोचना पड़ेगा, उसके लिए आपको कमांड बनानी पड़ेगी और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए भाई, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, अगेन जेईई मेन 2019 में पूछा गया। बोला गया, इन अ सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन of acceleration due to gravity g, time taken for 20 oscillation is measured by using a watch of 1 second least count। देखो भाई, लीस्ट काउंट मैंने अभी आपको बताया था। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? अरे वो जो डेल्टा टी एरर जो होता था, हम उसको लीस्ट काउंट ही लेते थे। जो हमारे पास एरर होता था, हम उसको लीस्ट काउंट ही लेते थे। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट कितने, 1 सेकंड का है। और यहां पे जो आपका टाइम आया है वो कितना है, 30 सेकंड्स आया। किसके लिए? 20 ऑसिलेशंस के लिए। यही तो बोला, टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन इज मेजर्ड बाय आ वॉच हैविंग द लीस्ट काउंट ऑफ 1 सेकंड। द मीन नंबर ऑफ टाइम टेकन कम्स आउट बी 30 सेकंड। भाई जो भी आपने मेजर किया यहां पे टाइम, वो कितना आ रहा है, 30 सेकंड्स का। टाइम जो भी आपने मेजर किया वो कितना आ रहा है, 30 सेकंड्स का। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। लेंथ को आपने मेजर किया बाय यूजिंग अ मीटर स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर। लो सर, डेल्टा एल का वैल्यू दे दिया उसने 1 मिलीमीटर। तो ये जो हमारा लीस्ट काउंट है वही हम एरर कंसीडर कर रहे हैं यहां पे। एंड द वैल्यू ऑब्टेन्ड इज 55 सेंटीमीटर। तो एल हमारे पास आ रहा है 55 सेंटीमीटर। तो 55 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई कर देना तो मिलीमीटर आ जाता है। द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी इज क्लोज टू। तो इनमें से बताना है कि जी का डिटर्मिनेशन करते टाइम पे परसेंटेज एरर कितना होगा। पहली बात तो सर, ये एल और टी का हम क्या अचार डालें? नहीं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बता देता हूं। किसी भी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं बहुत बार ये चीजें, कि जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, ऑफ सिंपल पेंडुलम, सो टाइम पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम का, इट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। सो जो भी टाइम पीरियड होता है इट शुड बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। सही? अच्छा ठीक है। क्या यहां से तुम एरर निकाल पाओगे? मैं बता देता हूं सर कैसे निकालना है इसको। मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है, लग नहीं रहा है, सही है। देखो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं मैं क्या दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं? हाँ सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों तरफ ही स्क्वायरिंग कर दूं तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर, ये बन गया टी स्क्वायर। 2 पाई का स्क्वायर
बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और अंडर रूट का स्क्वायर करते हो तो अंडर रूट मर जाता है, तो अंडर रूट मर गया एंड इट कम्स आउट बी L बाय जी। एरर निकालते हैं, सो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, 4 पाई स्क्वायर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है एंड वी नो बेटर कि किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई एरर नहीं है, तो इसका एरर कुछ नहीं होता, इसको हटा दो। लेंथ का एरर डेल्टा L बाय L, जी का एरर डेल्टा G बाय G। दिस इज द थिंग। आई थिंक अब तुम समझदार हो, तुम्हें पता चल गया डेल्टा L कहां काम आने वाला है, डेल्टा G हमें ये कैलकुलेट करना है ना। पर सर ये तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, नहीं होगा माइनस, क्यों? क्योंकि एरर्स आर ऑलवेज एडेड। तुम्हारे पास दो तरीके, या तो तुम यहां से पहले G का फॉर्मूला निकाल लो फिर सॉल्व कर लो, या फिर तुम डेल्टा L बाय L को इधर ले आओगे तो भी सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो, ठीक है। हमें तो डेल्टा G बाय G फाइंड करना है, ठीक है। टाइम पीरियड में एरर कैसे निकालूं? सर वो तो टाइम में आपने निकाला है ना, तो टाइम पीरियड में कैसे निकालूं? जो टाइम में है वही टाइम पीरियड के लिए भी चलेगा। तो अगर मैं बोल दूं डेल्टा T बाई T वो बराबर ही है जो टाइम में एरर आ रहा था, ठीक है। सो टाइम में जो एरर था वही टाइम पीरियड में आएगा। यहां पे आएगा कितना था भाई 1, और टाइम कितना आ रहा था 30 सेकेंड्स का। सो डेल्टा T इज इक्वल्स टू कैपिटल T बाई 30, बट कैपिटल T टाइम पीरियड कितना है ये पता नहीं मुझे। टाइम पीरियड कैसे निकाले भाई? टाइम पीरियड कैसे निकाले हैं? टाइम पीरियड को कैसे निकालूं सर? इसके लिए भी एक सॉल्यूशन दिया है क्वेश्चन में, देखो। टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन इज 30 सेकेंड्स। 20 ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगा है वो कितना है? 30 सेकेंड्स का। सो फॉर 20 ऑसिलेशंस जो टाइम लगा है वो है 30 सेकेंड्स का। 20 ऑसिलेशंस के लिए जो टाइम लगा 30 सेकेंड का, तो एक ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगेगा वो होगा 30 बाई 20 सेकेंड्स। यानी कि एक ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगेगा वो होगा 3 बाई 2, यानी कि 1.5 सेकेंड। भाई एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है, एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। तो मैं बोल दूं यहां पे टाइम पीरियड कैपिटल T, टाइम पीरियड कैपिटल T शुड बी 1.5 सेकेंड। चले भाई, क्या ये T का वैल्यू मिल गया मुझे? तो मैं लिख दूं यहां पे 1.5 डिवाइडेड बाय 30, पॉइंट हटाया 0 आया, 3 से 5 टाइम्स मर जाएगा, तो डेल्टा T का वैल्यू बनेगा 5/100, या फिर मैं लिख देता हूं 0.05 सेकेंड। क्या बात सर, मजा ही आ गया। तो अब हमारी इक्वेशन पे आ जाएंगे फिर से, आ जाओ भाई। तो हमारी पुरानी इक्वेशन कहती थी कि डेल्टा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा T बाई T इज इक्वल्स टू डेल्टा L बाई L प्लस डेल्टा G बाई G। सर मुझे तो G में निकालना है, तो इस डेल्टा L बाई L को इधर ले आओ, तो डेल्टा G बाई G इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा T बाई T और डेल्टा L बाई L। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि सर इसको मैं इधर ले आऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो भाई ये बहुत बड़ी गलती है तुम्हारी। अगर तुम, हाँ मतलब मैं नहीं बोलूंगा कि तुम लोग गलत हो, क्योंकि तुमने आज तक यही सीखा है कि अगर सर मैं इसको इधर ले आऊंगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, अभी इसका साइन प्लस का है, इधर आते माइनस हो जाएगा। बट समझो यहां पे आज भी मैं प्लस लगा रहा हूं, एंड द रीजन इज वेरी सिंपल, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। ठीक है, ये डेल्टा L बाई L को इक्वल के इधर लाता तो इसका साइन चेंज होना चाहिए था, बट वो साइन चेंज नहीं हुआ बिकॉज एरर्स आर ऑलवेज एडेड। माइनस होने की कोई संभावना ही नहीं है सर, कोई चांस ही नहीं है कि माइनस हो जाए, वो माइनस हो ही नहीं सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई, यहां पे तो एडिशनल ज्ञान मिला है हमें लोगों को, है ना, ये तो एडिशनल ज्ञान हो गया, ये सारी बातें मैंने लिख दी। तो अगले पेज पे सॉल्व कर ले अब इसको, अब तो क्या ही है बचा है ना इसमें। सो लेट्स सॉल्व दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। सो डेल्टा G बाई G, डेल्टा G बाई G is equals to 2 times of delta T by T plus delta L by L. So 2 into delta T की जगह 0.05 और टाइम पीरियड कितना है 1.5 प्लस डेल्टा L की जगह कितना था उसका लीस्ट काउंट, डेल्टा L 55 सेंटीमीटर, नहीं 1 मिलीमीटर है ना, और L की वैल्यू 550 मिलीमीटर।
तो डेल्टा एल जो है वो 1 मिलीमीटर है और ये है 50 मिलीमीटर। चलिए बहुत ही शानदार सर। सो इसको सॉल्व करा, सो 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 100, पॉइंट हटाए एक जीरो यहां पे आएगा, प्लस का 1/550, एक जीरो से जीरो मर जाएगा, 5 से 3 टाइम्स मर जाएगा, तो इट कम्स आउट बी 2/30 प्लस 1/550 इज योर डेल्टा G/G। ठीक है, मैं रिलेटिव एरर निकालो अभी, मैं अभी परसेंटेज वगैरह की बात की नहीं मैंने ना। तो एक काम करें, 1/10 को बाहर निकाल देते हैं, इट कम्स आउट बी 2/3 प्लस 1/55। 55 और 3 का तो कोई जोड़ है नहीं, एलसीएम में सिंपली करना पड़ेगा इसका। सो डेल्टा G/G इज इक्वल्स टू 1/10, एलसीएम आ गया 3 इंटू 55 और 55 2 जा 110 प्लस यहां पे कितना 3, 113 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5 3 15, 5 3 15 165। ठीक है, सो ये डेल्टा G/G आया। बट सर एरर तो मुझे परसेंटेज में चाहिए, तो आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो इससे क्या होगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो दोनों तरफ आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे आएगा परसेंटेज एरर इन G इज इक्वल टू 0.1130 डिवाइडेड बाय 165, 1130 डिवाइडेड बाय 165%। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको यहाँ पे। 1130 डिवाइड बाय 165, पहले बात तो 5 से मार देते सर। 5 2 10, 5 2 10, 5 6 30, 5 3 15, 5 3 15। सही है, 5 से मार दिया दोनों को, 5 2 10, 1 इधर आ गया, 5 2 10, फिर 3 इधर आ गया, 5 6 30, 5 3 15, इधर आया 5 6 15। आहो बहुत बढ़िया। अब तो नहीं कटने वाला, तो 226 को 33 से काटते हैं। ठीक है, सो 33 से हम काटने जा रहे हैं 226 को। कितने से काटे, 33 को 6 7 3 21, ज्यादा हो जाएगा क्या, चलो देख लेते हैं। 7 3 21, 7 3 21, 22 23, ओहो ज्यादा हो गया सर ये तो। 6 से काटते फिर इसको, 33 6 3 18, 6 3 18 और एक 19। चलो भाई यही सही है, इट कम्स आउट बी 198। तो 8 8 16 होते हैं और 9 10 11 होते हैं, फिर डॉट लगेगा, एक जीरो आएगा। अब मैं क्या इसको 7 से काट दूं, चलो भाई 8 से काट लें, 8 3 24, 8 3 24 25 26, अरे बहुत बढ़िया सर। सो इट कम्स आउट बी 264। क्या इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत है, चलो अब देख लेते हैं, एक और सॉल्व कर देते हैं सर आगे, है ना। 10 में से 6 गए 4, कि 10 में से 4 गए 6, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 6 गया 1, फिर से 0 आ जाएगा। और 33 को मैं 3 से काट दूं, नहीं 4 से काट दे, 4 3 12, 4 13, 5 से तो ज्यादा हो जाएगा ना, 5 3 15, 5 7 16 हो जाएगा क्या, नहीं 4 से होगा, तो 6.84%। तो आंसर कम्स आउट बी 6.84%। तो हमें कैलकुलेट करना था परसेंटेज एरर इन जी, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सो फ्रॉम हियर आई कैन सिंपली राइट परसेंटेज एरर इन जी इज इक्वल्स टू 6.84%। फ्रॉम द ऑप्शन आई कैन सी यहाँ पे 6.84% मुझे बी ऑप्शन में मिल रहा है। सो यस, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट है। समझ तो आ ही रहा होगा तुम लोगों को, ऐसा तो नहीं ना कि दिमाग के ऊपर से निकल गई सारी बातें। सिंपल है बहुत ज्यादा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। छाप लीजिए इसको जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। छापो जय, छापो छापो छापो। छाप लिया, यहां पे आओ, ये भी तो नोट करो। कर लिया नोट, ये भी नोट करो। कर लिया नोट, ये भी। बढ़े अगले सवाल पे। ओके, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहना चाहता है कि इफ द सरफेस टेंशन S, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड द प्लैंक्स कांस्टेंट H वर टू बी टेकन एज द फंडामेंटल। इस बार फंडामेंटल क्वांटिटीज चेंज कर दी और फंडामेंटल क्वांटिटीज में है सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लैंक्स कांस्टेंट। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द लीनियर मोमेंटम वुड बी, भाई लीनियर मोमेंटम के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। जेईई मेन 2019 में फिर से पूछा। क्या सर एक ही पेपर में इतने सारे क्वेश्चन आ गए थे? नहीं नहीं, एक पेपर में नहीं आए थे, अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुए थे। तो अलग अलग शिफ्ट में जो पेपर हुए उनमें ये क्वेश्चन आए थे।
तो मान लो एक क्वेश्चन एक पेपर में आ गया, दूसरा क्वेश्चन दूसरे पेपर में आ गया, तीसरा क्वेश्चन तीसरे कई पेपर में आया होगा, है ना, ऐसे शिफ्ट में आए थे क्वेश्चंस। अगली बार से मैं काम करूंगा कि इसको शिफ्ट के भी नाम साथ में मेंशन कर दूंगा ताकि तुम्हें ये भी पता चलता रहे हाँ भाई ये कौन से शिफ्ट में आया था पेपर, ठीक है। अभी तो सॉल्व करो भाई। वैसे उससे भी तुम्हें क्या लेना, तुम्हें तो क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा सवाल 2019 में आया था, वो हमने सॉल्व कर दिया बस। अब सोचो तुम भी 2019 में पेपर दे रहे होते तो तुम भी सॉल्व कर देते इसको। चलिए भाई, सोच लिया होगा, कर भी लिया होगा। तो हमें लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो मैंने बोला जो लीनियर मोमेंटम होता है, पहली बात तो उसको P से डिनोट करेंगे हम लोग, है ना। जो भी हमारे पास लीनियर मोमेंटम बोला जा रहा है, उस लीनियर मोमेंटम को हम लोग किससे डिनोट करें? इसको डिनोट करते हैं छोटा p, है ना, छोटा p से डिनोट करते हैं। क्या होता है सर ये लीनियर मोमेंटम? इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। कोई भी बॉडी चल रही है, उसका कुछ मास है, उसकी कुछ वेलोसिटी है, तो उसके पास मोमेंटम होगा। जैसे मेरा मास m है और मेरी स्पीड अगर v है, वेलोसिटी मेरी अगर v है और मैं चल रहा हूं, तो मेरा मोमेंटम कितना? मेरा मास इंटू मेरी वेलोसिटी, खत्म। इट शोज द क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed बाय अ मूविंग बॉडी। कोई भी चलती हुई बॉडी कितना मोशन कर रही है वो मोमेंटम बताता है, ठीक है। अच्छा सर डायमेंशन की बात करें तो मास का डायमेंशन m, वेलोसिटी का डायमेंशन lt माइनस 1, तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द मोमेंटम। मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दिया mlt माइनस 1। चलो भाई सरफेस टेंशन की बात कर लीजिए। तो सरफेस टेंशन 10 बार बता चुका हूं मैं तुम लोगों को, 10 बार से भी ज्यादा ही बता दिया है। प्रॉपर्टी है लिक्विड की, है ना। फॉर्मूला क्या बनता है? इन्होंने सर s से डिनोट किया है, फॉर्मूला बनता है F/L। इन लोगों ने सरफेस टेंशन को s से लिखा है, मैंने भी सर इसको s से लिख दिया। फॉर्मूला बनता है इसका F/L, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। डायमेंशनल फॉर्मूला mlt माइनस का 2 डिवाइडेड बाय l, mt माइनस 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द सरफेस टेंशन। mlt माइनस 2 डिवाइडेड बाय l, l से l मर जाएगा, mt माइनस 2 बन गया। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, भाई जो भी कोई मूविंग बॉडी होती है, जो भी कोई बॉडी रोटेट कर रही है, उस रोटेटिंग बॉडी की अगर हम बात करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहां पे आता है। जैसा कि हमारे पास इनर्शिया होता है, अरे तुमने देखा ही होगा चलती हुई बस में झटका लगता है, आगे गिर जाते हो। अरे ब्रेक लगती है बस में तो क्या होता है, आगे वाली पे या वाले पे गिर जाते हो, वाले पे गिर जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, वाले पे गिर के तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है ना। तो वही चीज रोटेशन में भी होता है। तो रोटेशन में भी क्या है, वहां पे भी एक इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो क्या है रोटेशन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर्मूला होता है इसका, पहली बात तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम I से डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला जो बनता है वो होता है mr²। m मतलब मास, r बोले तो रेडियस। अच्छा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनता है? m इज द मास, r जो होता है बेसिकली वो डिस्टेंस है, यहाँ पे रेडियस होता है r, ठीक है। तो r अगर कोई डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला l होता है और उसका स्क्वायर करना है। तो ये लो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया। फिर प्लैंक्स कांस्टेंट, भाई प्लैंक्स कांस्टेंट जो है ना, बेसिकली ये क्लास 12th का मॉडर्न फिजिक्स वाला चैप्टर पढ़ोगे तुम लोग, वहां पे आएगा। तो प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पेलिंग शायद मैंने गलत लिख दी है प्लैंक्स की, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। डिनोट करते हैं छोटा h से, ठीक है। हाँ मैंने प्लैंक्स की गलत स्पेलिंग लिख दी है, कोई बात नहीं। प्लैंक्स में c भी आएगा, लगा लेना तुम लोग। डिनोटेड बाय स्मॉल h, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इक्वल्स टू h न्यू या फिर hc बाय लैम्डा। दो फॉर्मूले होते हैं बेसिकली, मतलब बात तो एक ही है, या तो h न्यू बोल दो या फिर आप फॉर्मूला लगाओ hc बाय लैम्डा। तो दोनों फॉर्मूले से आप ये प्लैंक्स कांस्टेंट निकाल सकते हो, है ना। तो h की जगह E बाय न्यू कर देता हूं। न्यू मतलब सर दिस न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, h c इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। 10 बार बता चुका हूं प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में, अभी तक बहुत बार यूज कर लिया है। न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है, c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, और लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, c इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। दोनों में से तुम्हारे को जो अच्छा लगे वो यूज करो। मैंने h बाय न्यू ले लिया है। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है 1 टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बोले तो टाइम ही होता है, तो इसलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला 1/t बनता है और t इनवर्स बनता है। तो ये मैंने फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है t-1। चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला जो बनेगा एनर्जी का वो होता है ml2t-2 डिवाइडेड बाय t-1।
अरे फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला t-1, t-1 ऊपर चला जाएगा, इट कम्स आउट बी ml2 t-1। चलिए भाई, सो मैंने यहां पे लीनियर मोमेंटम, सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशनल फॉर्मूलेस लिख दिए हैं। अब तुम्हारा काम शुरू होता है कि तुम वही अपना पुराना तरीका कि लीनियर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू s का पावर x, फिर i का पावर y, फिर h का पावर z करके आप फाइंड करो कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बनता है। ट्राई करो सभी लोग। किया ट्राई तुम लोगों ने? यार यही तो करना था, p प्रोपोर्शनल टू s की पावर x। जमाने भर में ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं बैठ के। क्या बोलते हैं? p प्रोपोर्शनल टू s का पावर x, i का पावर y और h का पावर z। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो क्या होगा? एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट लगा देंगे, तो ये हमारे एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट s का पावर x, i का पावर y और h का पावर z हो गया। मोमेंटम है डायमेंशनल फॉर्मूला ml t-1, ml t-1 हो गया, इज इक्वल्स टू k। अच्छा बताओ, सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला mt-2 लिख दूं क्या? mt-2 का पावर x, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² का पावर y और h बोले तो ml2 t-1 का पावर z। क्या ये बात सही रहेगी? ml2 t-1, ml² mt-2 mlt-1, है ना? सारी बातें वो लिख दी थी मैंने। फिर हमने क्या किया, इसको ब्रैकेट को ओपन किया, mlt-1 तो चल ही रहा था, यहां पे k लिखा और यहां पे m का पावर x, m का पावर y, m का पावर z, तो m का पावर x प्लस y प्लस का z कर दिया। भाई घबराओ मत, m का पावर x इंटू m का पावर y इंटू m का पावर z कैन बी रिटन एज m का पावर x प्लस y प्लस z। इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? बहुत ही शानदार। फिर यहाँ पे L का पावर 0 है, L का पावर 2y हो जाएगा सर ये, और साथ में L का पावर 2z भी हो जाएगा ये। फिर t की पावर माइनस का 2x, t का पावर माइनस का 2x, t का पावर यहाँ पे माइनस का z होता है। तो ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिलता है जब हमने कंपेयर किया इसको? सो ऑन कंपेयरिंग m को कंपेयर करो तो x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू 1, पहली बात मिल गई। फिर 2y प्लस का 2z इज इक्वल्स टू 1, दूसरी बात मिल गई। फिर माइनस का 2x माइनस का z इज इक्वल्स टू माइनस का 1, ये हमें तीसरी बात मिल गई। यहां पे देखोगे तो y प्लस z जो है वो 1/2 हो जाएगा, y बाय z जो है वो 1/2 हो जाएगा। तो यहां पे मैं 1/2 पुट कर दूं y प्लस z की जगह, तो x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1। नहीं समझे बात को? अरे यहां पे 2 कॉमन ले लो यार। चलो आओ नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करके बता दूं, पूरा तरीके से बता दूंगा तुम्हें, चिंता मत करो। चलो भाई नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन मिली है x प्लस वाई प्लस जेड। कलर चेंज कर लें, बोर हो गए सर तब से ब्लैक पेन से लिख रहे हैं। x प्लस वाई प्लस का z इज इक्वल्स टू 1 और 2y प्लस का 2z इज इक्वल्स टू 1 और एक था कितना था चेक कर लेते एक बार, माइनस 2x माइनस जेड इक्वल्स टू -1, माइनस का 2x माइनस का z इज इक्वल्स टू माइनस का 1। सर यहां से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1, ये 2 नीचे आ जाएगा तो y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1/2। क्या बात, मजा ही आ गया। ये y प्लस जेड तो यहां पे भी दिख रहा है, तो क्या मैं x प्लस 1/2 ऐसे लिख दूं क्या? y प्लस जेड की जगह 1/2 तो x प्लस 1/2 ऐसे लिख दूं क्या? और इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू तो बन जाएगा 1 माइनस का 1/2 यानी कि 1/2। ओहो, x का वैल्यू 1/2 आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। x का वैल्यू 1/2 उठाते रखते हैं यहाँ पे, सो माइनस का 2 इंटू 1/2 माइनस का z इज इक्वल्स टू माइनस का 1, तो माइनस का 1 माइनस का z इज इक्वल्स टू माइनस का 1। भैया देखो ये माइनस z उधर जाएगा और ये -1 इधर, माइनस का 1 माइनस ऑफ प्लस का 1 इज इक्वल्स टू z। क्या किया? अरे माइनस का z उधर चला गया, प्लस में हो गया, ये माइनस का 1 इधर आ गया तो प्लस में हो गया, तो ये सब करने की जरूरत भी नहीं थी तुम्हें। माइनस का 1 प्लस का 1 इज इक्वल्स टू z, तो z का वैल्यू 0 मिलता है। सर z का वैल्यू 0 यहां पुट किया तो y प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1/2, तो y इज इक्वल्स टू 1/2 होता है। x का वैल्यू मिल गया है 1/2, y का वैल्यू मिल गया है 1/2 और z का वैल्यू भी मिल गया है 0। तो अब हमारे पास इक्वेशन बहुत सिंपल है, तो उसमें बस हमें पुट करना है। देखो यहां पे, यहां देखो p प्रोपोर्शनल टू x का वैल्यू 1/2,
y का वैल्यू 1/2, z का वैल्यू 0। क्या यहां पे किसी ऑप्शन में ये बातें देखने को मिलती है? क्या किसी ऑप्शन में ये वाली बातें देखने को मिल रही है? जी हां सर, थर्ड ऑप्शन में मिल रही है। सो आई कैन से ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही था। सही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। छाप लो भाई, नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर लिया नोट सभी ने? पक्का? बढ़ो अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन जेईई मेन 2019 में। देखो मैं हमेशा से कहता हूं एक ही पेपर में इतने सारे क्वेश्चन नहीं आगे, अलग अलग पेपर में ये सवाल आए हैं। तुम भी जानते हो जेईई मेन 2019 में शिफ्ट के फॉर्म में हुआ था और अभी भी शिफ्ट ही चलते हैं उसके, है ना। तो अलग अलग शिफ्ट में ये क्वेश्चन आए थे, तो मैं सारे उठा के एक साथ ही रख दिए। इन द डेंसिटी मेजरमेंट ऑफ अ क्यूब द मास एंड द एज लेंथ आर मेजर्ड एज 10.00 प्लस माइनस 0.10 kg and 0.10 plus minus 0.01 मीटर respectively the error in the measurement of density। भाई डेंसिटी में कितना एरर होगा ये बताना है। पहली बात जो ये कि डेंसिटी जो है सर वो मास अपॉन वॉल्यूम है। डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, इट इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी को मैंने क्या किया, रो से डिनोट किया एंड इट इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल्स टू डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा वी बाय वी। सर ये वॉल्यूम मुझे समझ नहीं आ रहा सर, यहां पे इन्होंने एज लेंथ बोला है और आप वॉल्यूम ले रहे हो। इसने तो लेंथ के बारे में बोला था, ये तो मीटर में है, आप वॉल्यूम ले रहे हो। वॉल्यूम कैसे ले सकते हो यहां पे? तो हमें वॉल्यूम की जगह लेंथ लेना पड़ेगा। अच्छा, क्यूब की बात करें ना, तो भाई किसी भी क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? लेंथ का क्यूब या फिर साइड का क्यूब। यही तो पढ़ा है तुम लोगों ने। किसी भी वॉल्यूम का जो क्यूब होता है वो क्या है? लेंथ का क्यूब या फिर साइड का क्यूब, यही तो पढ़ा है। तो सर यहां पे अगर मैं v इक्वल्स टू एल क्यूब करता हूं तो डेल्टा v बाय v की जगह क्या मैं 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा l बाय l लिख दूं क्या? सोच के बताना मुझे। अगर v इक्वल्स टू एल क्यूब है तो डेल्टा v बाय v की जगह 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा l बाय l लिख दूं? हां सर लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज इक्वल्स टू डेल्टा m बाय m, हमेशा पावर आगे आती है तो 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा l बाय l। ये हो गया काम, बढ़िया। ओके, सो डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल्स टू डेल्टा m कितना है? 0.10, तो 0.10 डिवाइडेड बाय m कितना है? 10.00 प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा l कितना है? 0.01 डिवाइडेड बाय लेंथ कितना है? 0.10। इसको सॉल्व किया, डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल्स टू कितना बनेगा ये? सर ये बनेगा 1/100 प्लस ये कितना बनेगा? 0.1 है, 3/10। वैसे ये भी 1/10 ही बनेगा। 10, अरे सॉल्व करो यार। 0.10 डिवाइडेड बाय 10.00, पॉइंट हटाया 2 0 लगाए, पॉइंट हटाया 2 0 लगाए, 2 0 मर गए, 1 0 से 1 0 मर गया, 1/100 बचता। ठीक है, चलो ठीक है, समझ गया, 1/100। ठीक है, हाँ। सो सॉल्व करा, 0.01 प्लस का 0.3 तो हो जाएगा 0.31। तो डेल्टा रो बाय रो, अगर परसेंटेज एरर निकालना होता तो मेरा काम बन जाता, बट उसने परसेंटेज एरर नहीं मांगा है। उसने मेरे से परसेंटेज एरर नहीं मांगा है, उसने मांगा द एरर इन द मेजरमेंट। तो एरर तो यही है। कौन सा एरर है? रिलेटिव एरर। तो यहां पे 0.31 kg पर मीटर क्यूब बोल दूं क्या मैं आंसर में? बोलो भैया, क्या बात चलेगी? एरर ही तो फाइंड करना था, कर दिया ना सर एरर। यही तो एरर है, इसी को तो एरर कहते हैं। डन, निकाल दिया एरर, बस कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। डी ऑप्शन इज द राइट वन। अब कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे, नहीं नहीं सर मैं तो डेल्टा को और डेल्टा रो कैन बी रिटन है 0.31 टाइम्स ऑफ डेंसिटी। अब फिर डेंसिटी का फॉर्मूला यहां से लगाओगे, है ना। तो मास लिखोगे 10, वॉल्यूम लिखोगे 0.1, पॉइंट हटाओगे 0 आएगा, तो सर ये तो 100 आ रहा है। तो फिर यहाँ पे लिखोगे 0.31 इंटू 100, तो ये बनेगा 31। क्या मतलब, कुछ तुक बनता है उसका? नहीं बनता है। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को यार, समझो बात को तुम।
वो ये सब तो मांग ही नहीं रहा तुमसे, उसने तो सिर्फ तुमसे एरर मांगा था। लो भाई रिलेटिव एरर दे दिया हमने 0.31 kg/m³। दिस इज द आंसर। चलो भाई आई थिंक अभी क्लियर हो रही है कहानी, बढ़िया तरीके से समझ आती है सब कुछ, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। छाप लो जल्दी से, छाप लिया सभी ने, नोट कर लिया सभी ने, बहुत बढ़िया। अच्छा एक काम करते हैं, जैसे मैंने तुमसे स्टार्टिंग में बोला था कि हम वीडियोस को थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं और पार्ट्स में मैं आपको इसको दे दूंगा। PYQ है, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा तुम्हें भी नहीं लगे कि बहुत बड़ा सेशन हो गया, सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तो 10 क्वेश्चन आई थिंक काफी हो जाएंगे। अगले सेशन में और मैं क्वेश्चंस करा दूंगा जिसमें और सारे क्वेश्चंस अपने कवर हो जाएंगे। देखते हैं अगले सेशन में ही शायद हमारे पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं। 2021 तक अपने को चलना है, ठीक है। लास्ट पेपर 21 में ही हुआ था ना, हाँ। तो 2021 तक अपने को चलना है, तो देखते हैं कितने क्वेश्चन हम कर पाते हैं अगले सेशन में। तो ऐसा मैं बहुत बड़े सेशंस नहीं बनाऊंगा अब, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि सर आपके सेशन बहुत बड़े होते हैं ना, इतने बड़े बड़े सेशन हम तो देखते देखते परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा मैं तुम अब नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, छोटे छोटे प्यारे से सेशन बनाऊंगा जिसमें तुम्हें बढ़िया तरीके से चीज़ समझाऊंगा। हो सकता है मैं थोड़ा सा धीरे समझाता हूँ तो तुम उसकी स्पीड को बढ़ा लेना वीडियो की। और धीरे समझाने का मकसद ये भी है कि देखो मैं हर बच्चे को लेकर चलना चाहता हूँ साथ में, तो ऐसा नहीं हो कि मैं फटाफट से समझाता चलूँ तो कुछ बच्चे रह जाएं। तो आई जस्ट वॉन्ट टू कन्फर्म कि हर एक साथ में चले, है ना। एनीवेज जो भी है, तो यहाँ पे आके मुझे लगता है सेशन को रोक देना चाहिए, ठीक है। तो यही है समापन इस सेशन का। और आई थिंक ये सारी बातें तो उन्होंने नोट कर ही ली थी, है ना, पक्के से ना। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। तो ये वीडियो दोबारा देखना हो तो वेबसाइट पे जाके देख सकते हो तुम लोग, है ना। मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे तुम जाओगे www.magnetbrains.com पे जाना। जैसे ही तुम जाओगे बढ़िया एकदम मस्त तरीके से ऐसे तुम्हें स्लाइड दिख जाएगी, उसमें तुम्हें जाना है IIT JEE डिपार्टमेंट में। IIT JEE डिपार्टमेंट में जाओगे तो तुम्हें मेरा चेहरा दिख जाएगा और मेरे यहाँ पे सारे लेक्चर्स तुम्हें मिल जाएंगे। जैसे तुम इस पे वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने एक पेज खुलेगा इस तरीके से, जहाँ पे फिर से मेरी फोटो लगी होगी बढ़िया वाली, और उसके अलावा यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया हमने कि भाई क्या क्या चीजें हम कवर करवा रहे हैं। पर सर ये सारी चीजें कहाँ देखने को मिलेगी, तो थोड़ा सा नीचे आना, तो यहाँ पे आपके वो चैप्टर्स सारे शुरू हो जाएंगे। तो वो सारे लेक्चर्स जो मैंने कराए हैं अभी तक, वो सारे DPPs जो मैं करा चुका हूं, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे आने की खास बात ये है कि आपको यहाँ पे हर चीज अरेंज फॉर्मेट में मिलेगी, सीक्वेंस वाइज मिलेगी। कभी कभार होता है तुम लोग परेशान हो जाते हो, सर पहला लेक्चर मिल गया, दूसरा तो मिल ही नहीं रहा है, दूसरे के बाद सीधा तीसरा लेक्चर मिल रहा है ना। तो ये सब ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे आओ, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 सारे सीक्वेंस में अरेंज है, ताकि आपको भी इजी हो जाए चीजें समझना, ठीक है। आपको बहुत टाइम बचने वाला है, और डेफिनेटली मैं जब कहता हूं ना कि भाई टाइम बच रहा है, तो वो टाइम आप यूटिलाइज करो क्वेश्चन सॉल्विंग में, क्योंकि मेरा अल्टीमेट टास्क यही है कि आप लोगों का टाइम बचाऊं और आप उस टाइम को यूटिलाइज करें प्रैक्टिस करने में, ठीक है। चलिए भाई, तो यही थी खास कहानी आज के सेशन की। बाकी जाने से पहले तुम ये 3 काम तो फटाफट करते ही होंगे, और नहीं करते तो किया करो, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नए हो तुम लोग यहाँ पे वो बेल आइकन को दबा लो, सो दैट आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना, बाकी अपने दोस्तों तक इस सेशन को जरूर पहुंचाओ, ताकि उनका भी भला हो सके, जैसे तुम लोगों को और मिल रहा है ना। तो तुम्हारे को जो फायदे मिल रहे हैं ना, वो उन तक भी पहुंचाओ, ताकि उनको भी वो सब लगे कि हाँ भाई JEE की तैयारी यहाँ पे कोई करवा रहा है। आई थिंक अभी सारी बातें क्लियर हो गई है ना। चलिए भाई, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।